नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आपके साथ चर्चा होगी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा तथा खंड शिक्षा अधिकारी जैसे मुख्य परीक्षा के लिए पत्राचार से आरओ में 24 अंक के प्रश्न आएंगे। उसके बाद टेबुलेशन के लेके 39 अंक के। इसी पर चर्चा हो रही थी। आप शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप देख चुके हैं। शासकीय पत्र के विशेषताएं, परिभाषा और उसका महत्व भी देखा जा चुका है। आज चर्चा होगी अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा व विशेषताएं। इसके पहले अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप आपने देखा, उसी प्रारूप के आधार पर इनकी विशेषताएं, संरचना, इन सब पर हम कार्य करेंगे। जब इस पर कार्य हो जाएगा तो 8 नंबर के प्रश्न या 8 अंक आपके लिए सुनिश्चित हो जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो बेहतर अंक लाया जा सकता है। आइए देखते हैं अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा व विशेषताएं। जैसे आपसे चर्चा किया जा चुका है, अर्धशासकीय पत्र शासकीय पत्र का उपभाग होता है। इसमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को, एक विभाग दूसरे विभाग को समकक्ष स्तर पर पत्र लिखे जाते हैं, पत्र का संप्रेषण किया जाता है। कभी कभी वरिष्ठ कनिष्ठ, कनिष्ठ वरिष्ठ को भी पत्राचार कर देता, अर्थात यह द्विआयामी प्रकार की है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बातें होंगी। निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा क्या है। पीछे लिखा जा चुका है, इसको आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। विविध किताबों में विविध तरीके से लिखा पढ़ा जा गया है, जो विशेष कन्फ्यूजन भरा है। हमने उनमें से जो सटीक बातें दी गई हैं अर्धशासकीय पत्र के संबंध में, उसको हमने आपको दिया गया। जैसे हमने कल मानक एक पुस्तक भी बताई थी कि सचिवालय नोटिंग, ड्राफ्टिंग एवं प्रेसी राइटिंग पर एक पुस्तक है जो जी.ए. टंडन की है। ये लखनऊ प्रकाशन से, लखनऊ से प्रकाशित होती है। उसको आप ले सकते हैं। लेने के बाद सावधानी पूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। इससे और एक और पुस्तक है जिससे हम नोट्स बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो शासकीय कार्य व्यवहारों में कुछ पत्राचार हुए हैं, जो पत्राचार होते हैं, उनसे भी सहारा लिया गया है। 100% शुद्धता का प्रयास किया गया है। ध्यान देने की ज़रूरत है। जब इस पुस्तक को आप पढ़ लेंगे, अभी समय है, आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको लंबी पारी खेलनी है, लंबी छलांग मारनी है। आरओ तो एक बहाना है, आपको तो एसडीएम भी बनना है, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में पत्राचार आते हैं, आईएएस में पत्राचार नहीं रहता। इस प्रकार से आपको जब लंबी पारी खेलनी है तो इन किताबों को पढ़ना ही पढ़ना है। शेष बातें हम आपके साथ करेंगे। आइए देखते हैं परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा क्या है। अर्धशासकीय पत्र, ध्यान रखेंगे, अर्धशासकीय पत्र पत्र आलेखन का वह प्रारूप है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों के बीच किसी मामले को शीघ्र निपटाने के लिए या गोपनीय मामले पर विचार विमर्श करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर पत्र लिखा जाता है। आपने देखा, क्या देखा परिभाषा में? पत्र आलेखन का एक प्रारूप है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहार, जो आपने देखा है कि शासकीय कार्य व्यवहारों में आपको प्रतिदिन ऑफिसों में इस प्रकार के पत्राचार करने होंगे। शासकीय कार्य व्यवहारों के विभिन्न अधिकारियों के बीच किसी द्रुतगति मामले को निपटारा करने के लिए, अविलंबनी जो इस तरह के मुद्दे हैं उनका निपटारा करने के लिए या गोपनीय मामले को निपटारा करने के लिए ऐसे पत्र समकक्ष अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। लेकिन ध्यान देने के लिए यहाँ एक विशेष ज़रूरत है, जब किसी परिभाषा को आप परिभाषित करते हैं, परिभाषा जब लिखते हैं तो उसमें अंक कैसे बेहतर अंक ला सकें। जैसे आप जानते हैं कि विराम चिन्हों का भी प्रयोग हिंदी में या किसी भी भाषा में विराम चिन्हों का भी प्रयोग होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग जब होता है तो बातें अस्पष्ट हो जाती हैं, जो अस्पष्टता की स्थिति रहती है उससे निर्मुक्त हो जाते हैं। अदरवाइज होता क्या, एक ही प्रवाह में आप पढ़ते जाएं, बात स्पष्ट नहीं हो पाती। तो उसी में विराम चिन्हों की बात यहाँ आ गई। तो विराम चिन्हों में देखें, जब किसी परिभाषा को आप परिभाषित करते हैं तो वहाँ आप
डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा ये डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। और शीर्षक को लिखते समय जैसे आपके यहाँ सारांश लिखना है, शीर्षक लिखने हैं, रेखांकित अंकों की व्याख्या भी करनी है, जैसे हमने बताया था पीछे जब सिलेबस डिस्क्राइब कर ले 21 अंक का था, ठीक है। तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इन सबको। तो शीर्षक को व्याख्यायित करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा और किसी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ें। तो ये पत्र के अर्थशास्त्री पत्र की परिभाषा हुई। अब अर्थशास्त्री पत्र की विशेषताओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अर्थशास्त्री पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। अब देखें, इस प्रकार के पत्रों का संप्रेषण, संप्रेषण मतलब प्रेषण, आदान प्रदान, अपनी बातों को कहना किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से, या इस प्रकार के पत्रों का संचालन, या संचालन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। संचालन प्रायः समकक्ष अधिकारियों के मध्य किया जाता है, जैसे हमने परिभाषा बताया समान स्तर के अधिकारियों के मध्य किया जाता है। किंतु कभी कभी इस प्रकार के पत्र वरिष्ठ से कनिष्ठ तथा कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संप्रेषित किया जाता है या मध्य संप्रेषित किया जाता है। इस प्रकार से इसका संचालन कैसे होता है, द्विआयामी, द्विआयामी दोनों तरफ से, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ठीक है। पहली विशेषता यह है। और दूसरी विशेषता, इसके विषय वस्तु की बात करें, इसका विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहारों से जुड़ी सूचनाएं, आदेश निर्देश से संबंधित होती हैं, ठीक है। सूचनाएं आदेश निर्देश एवं निर्णयों से होती हैं एवं किसी अविलंबनीय महत्व से संबंधित होते हैं, जिसको शीघ्र निपटारे की जरूरत होती है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु निर्धारित होता है। अब अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण विशेषता है तीसरा, पत्र की भाषा सदैव आत्मीय एवं मैत्री भाव से परिपूर्ण होता है। इसमें व्यक्तिगत, जैसे हमने बताया व्यक्तिगत स्तर से, यहाँ आपने देखा है व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारियों के बीच प्रेषित किया जाता है, तो वही व्यक्ति आत्मीय तब होगा जब उसमें व्यक्ति रुचि रखेगा ना, व्यक्ति निष्ठा की बात वहाँ आएगी। तो यहाँ आपने देखा पत्र की भाषा सदैव आत्मीय एवं मैत्री भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण विशेषता है, इस प्रकार के पत्र एक वचन में, ध्यान रखेंगे, एक वचन में उत्तम पुरुषवाचक एवं अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। वहीं आपने शासकीय, जब अंतर आप डिफाइन करेंगे तो शासकीय पत्र और अर्थशास्त्रीय पत्रों के बीच में जो अंतर होगा, इन्हीं बिंदुओं को समझेंगे। हमने शासकीय पत्र की भी विशेषताएं आपको बताया है और अर्थशास्त्रीय पत्र की भी विशेषताएं आपको बताया गया है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आप देखें कि इस प्रकार के पत्र, इस प्रकार के पत्र एक वचन और उत्तम पुरुषवाचक शैली या उत्तम पुरुषवाचक अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। वहीं शासकीय पत्र किस में लिखा जाता है, तो अन्य पुरुष और औपचारिक शैली में लिखा जाता है। वहां शासकीय पत्र में व्यक्तिगत भाव का कोई प्लेस स्थान नहीं रहता, ध्यान रखेंगे। तो यहां देखें, अगला पॉइंट है, पत्र का प्रारूप सीधा सादा, नियत एवं औपचारिक होते, एकदम फिक्स, स्वरूप फिक्स रहता है। ड्राफ्ट इनका फिक्स रहता है। ड्राफ्टिंग हमने पीछे किया हुआ, आपने देखा भी है। और देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस प्रकार के पत्रों में संबोधन, मोस्ट बात इंपॉर्टेंट है, संबोधन के लिए प्रिय श्री एवं प्रिय महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता क्या है, संबोधन के लिए प्रिय श्री एवं प्रिय महोदय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमने पीछे भी आपको बताया है विशेषताओं में, या पत्र पढ़ाते समय ऐसे चर्चा किया हुआ था, या ड्राफ्ट में प्रिय श्री कब लिखा जाएगा, प्रिय महोदय कब लिखा जाएगा, ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमने बताया कि पत्रों का संप्रेषण द्विआयामी होता है, देखिए इसका संचालन द्विआयामी होता है, दो दिशात्मक होता है। तो कभी वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ है कि जब छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को पत्र लिखेगा तो वहाँ प्रिय महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग करेगा, और जब बड़ा अधिकारी छोटे को लिखेगा तो वहाँ प्रिय श्री जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए अगला बिंदु देखें, एक व्यक्तिगत पत्र व्यक्तिगत होने के कारण पाने वाला स्वयं खोलता है। जैसे बताया व्यक्तिनिष्ठा की यहाँ बात होती है, व्यक्तिगत यहाँ बातें कही जाती हैं। यहाँ तो पाने वाला प्राप्तकर्ता, जिसको आप प्रेषित भी कहते हैं, तो वो स्वयं इस पत्र को खोलता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है, इस प्रकार के पत्रों में समापन के लिए
सादर सा सम्मान जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता। सादर सा सम्मान पीछे ड्राफ्ट में आपने देखा है। क्योंकि व्यक्तिगत बात यहाँ होती है तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना स्वाभाविक है। आइए अगली महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखें। अधोलेख में भवदीय के बाद, जब अधोलेख लिखते हैं नीचे, उसको अधोलेख कहा जाता है। अधोलेख में भवदीय के शब्द लिखकर हस्ताक्षर एवं कोष्टक में पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत होती है। पत्र लिखने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है, उसके नीचे पत्र लिखने वाले अधिकारी का शासकीय पता नहीं लिखा जाता। विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शासकीय पता आप नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? भवदीय लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर के बाद डॉट डॉट छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो ऑफिसर का नाम रहेगा उसके वो नाम जो है लिखा जाएगा। नाम जैसे आपको बताया गया, नाम नहीं लिखा जाता, वहाँ आ बा सा या का खा गा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कभी कभी आप लोग कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, तो देखिए आ बा सा कैसे लिखेंगे, यही देख लेते हैं। आ बा सा ये सही है, ठीक है, आ बा सही है, किंतु ध्यान दें यहाँ कामा नहीं लगता, ठीक है, कामा नहीं लगता। सीधे आ बा सा आप लिखेंगे, का खा गा लिखेंगे या रा ला वा लिखेंगे। इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर ना समझ में आता हो तो जैसे मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है, आप समझें, या आपका नाम कुछ भी है, किसी का नाम सुरेंद्र सिंह है, किसी का नाम आलोक पांडे, इस प्रकार से तमाम नाम है। आप देखें, आलोक लिखने के बाद कामा नहीं लगाते, पांडे लिखने के बाद कामा नहीं लगाते। ठीक उसी प्रकार से इससे मेरा 3 शब्दों का नाम है धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तो धर्मेंद्र लिखने के बाद कामा नहीं लगता, प्रताप लिखने के बाद कामा नहीं लगता और सिंह लिखने के बाद कामा नहीं लगता। यहाँ आबासा का अभिप्राय है कि एक धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आलोक कुमार पांडे, तो यहाँ कामा नहीं लगेगा। ये सब सावधानियां छोटी छोटी बरतने की जरूरत होती है। इस प्रकार से दोस्तों अर्थशास्त्रीय पत्र की परिभाषा व महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा हुई है। शीघ्र अर्थशास्त्रीय पत्र की संरचना व अर्थशास्त्रीय पत्र और शासकीय पत्रों के बीच अंतर पर हम शीघ्र बातें करेंगे। इसके बाद यह पत्र का जो पहला खंड पत्राचार का है, जिसमें शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र हैं, इसके विविध स्वरूपों के बारे में आपने भली भांति समझ लेंगे या आपने समझ लिया। फिर इसके बाद अगला यूनिट कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन और इस प्रकार के पत्रों को हम देखेंगे, सूचना वगैरह। फिर एक यूनिट और रहेगा, फिर साड़ियन देखेंगे, फिर अगले श्रृंखला में बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देने की एक विशेष सूचना आपको और देनी है। जैसे आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पर बहुत सारे हमारे साथीगण, हमारे जो पुराने विद्यार्थी भी हैं, उन्होंने लिखा है कि सर थोड़ा सा मुहावरे के बारे में चर्चा कर दें। मुहावरे बहुत होते हैं, 4-5 तो कर ले जाते हैं। एक आध मुहावरे ऐसे होते हैं जैसे मेढकी के जुकाम, शैतान की आत, इस प्रकार के जो विलुप्त प्राय मुहावरे हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। विशेष में पूछा गया था पीछे, एक बार शैतान की याद पूछ लिया, फिर एक बार मेढकी के जुकाम पूछ लिया। इस प्रकार से जब मुहावरे पूछते हैं तो ये मुहावरे थोड़ा आपको क्रिटिकल हो जाते हैं। आपको भी इतना मुहावरा नहीं रटना, बहुत सारी चीज़ें रटनी है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक मुहावरा आपका गलत होता है, एक मुहावरा आपका गलत होता है तो 2 अंक कटता है। क्या आप 2 अंक के लिए 400 पेज की भोलानाथ तिवारी की किताब पढ़ेंगे? क्या नहीं पढ़ेंगे? तो आप लोगों का कहना जायज़ भी है कि हम मुहावरों पर चर्चा कर लें, तो ठीक है। तो 1 यूनिट का पत्र पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम आपके लिए कुछ खास मुहावरों पर चर्चा करेंगे और कुछ उस प्रकार से विलुप्तप्राय मुहावरों पर भी चर्चा कर देंगे जो सदैव आपके लिए परेशान करता है। लेकिन ध्यान दें, इसी प्रकार से आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।